Hello everyone, welcome to the online classes of the Singh Pathshala. So my name is Baldeep Singh and this is the lecture 9th of the Journal Organic Chemistry for the class 12th students. So बेटा लेक्चर 8 तक जो लेक्चर 8 में हमने क्या किया था, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस नॉमेनक्लेचर पे प्रैक्टिस किए थे और उसके बाद में हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, हम साइक्लोएल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम किसके साथ, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन्स, जिनकी हम बात लास्ट क्लास में कर रहे थे। देखिए भाई, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है, और ये सब कहानी हम पढ़ेंगे इसमें। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। चलिए मैं सबसे पहला एग्जांपल लिखता हूँ इसमें। साइक्लोएल्कीन का पहला एग्जांपल ये हो गया। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डबली बॉन्डेड कंपाउंड आएगा जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी, तो उसमें आपको पेरेंट चेन उसे सेलेक्ट करना है जिसके अंदर डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा हो। तो देखिए, इस रिंग को ही सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और रिंग को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, हमें पेरेंट चेन में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो नंबरिंग हम 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम मैं करके दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है, क्लॉकवाइज नंबरिंग भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो इस केस में दोनों ही करेक्ट होंगी, बिकॉज डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स को दोनों तरफ से, ठीक है, रेड वाले से अगर देखें या ग्रीन वाले से देखें, दोनों से ही नंबर क्या मिल रहे हैं, 1 और 2 ही मिल रहे हैं। तो दोनों ही सही हैं, आप किसी को भी कंसिडर कर लो, नाम एक सा ही आएगा। तो अब इसका नेम क्या होगा, IUPAC नेम की अगर बात करें तो कैसे लिखेंगे हम इसे। सबसे पहले पेरेंट चेन की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे हम। कार्बन एटम 6 हैं तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स आएगा। उसके बाद में हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होगी। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए हमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को जो नंबर मिला होता है हमें वो लिखना होता है। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 नंबर हैं, ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन तो 2 हैं, एक को 1 मिला है और एक को 2 मिला है, तो हमें लीस्ट वाला छोटा नंबर लेना होता है। सो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो भी इसमें आएगा बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लो आएगा इसमें, साइक्लो हेक्स। उसके बाद में डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जो छोटा नंबर होगा 1 होगा, 1 इन। तो ये इसका नाम हो गया भाई। अब आगे बात करते हैं, एक और कंपाउंड ले लेता हूं मैं। ये कंपाउंड ले लिया मैंने। अब इसका नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि रिंग में ही यहाँ डबल बॉन्ड्स हैं तो रिंग को ही एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट किया जाएगा। तो मान लीजिए हमने पेरेंट चेन रिंग को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं बिकॉज ये पूरा कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। तो 1 2 3 4 5 6 कैसे भी नंबरिंग कर दो, ठीक है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, ये पूरा सिमेट्रिकल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग आप किधर से भी शुरू कर सकते हो। अब इसका नाम लिखने के लिए जब हम जाएंगे, सॉरी, यू हैव टू राइट IUPAC, ओके। तो इसका नाम जब लिखने जाएंगे तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आएगा। उसके बाद में पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, 6 हैं, तो उसके लिए हेक्स आएगा। उसके बाद में हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए हम डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स के छोटे नंबर लेंगे। तो वो नंबर होगा 1 3 5 और 3 डबल बॉन्ड्स हो गई, तीनों की पोजीशन होगी और उसके बाद में लिखेंगे हम ट्राई इन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये नाम समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये नाम कैसे लिखा गया है। अब देखो इसमें भी एक कहानी ये है कि देखिए ये जो साइक्लिक कंपाउंड मैंने आपको बना के दिखाया है, इसका बार बार यूज़ होगा, ठीक है। ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये आएगा। तो इसका नाम, इतना बड़ा चौड़ा नाम लिखने से अच्छा है
हमें IUPAC ने क्या कर दिया, हमारे लिए एक चीज़ और आसान कर दी। इसका इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, एक और नाम बता दिया इन्होंने। यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह केवल बेंजीन ही लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये बेंजीन थी तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्स 1,3,5 डैश ट्राई इन ना लिख के हम इसकी जगह केवल बेंजीन भी लिख सकते हैं। बेंजीन भी इसका IUPAC नेम ही है। ये ऐसा किया गया बिकॉज जब अगर हम इस रिंग के ऊपर अगर फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देंगे तो तब उसका अगर नाम लिखेंगे तो ये नाम बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुश्किल भी है लिखना लंबा नाम। तो हमारे लिए क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, अगर हम बेंजीन जो नेम है अगर उसका यूज़ करते हैं तो देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था, अगर इसके ऊपर क्या कर दें, अगर हम फर्दर इसके ऊपर और सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें, जैसे कि हमने CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो इसका IUPAC नेम हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता ही है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पूरी रिंग का नाम जो है, इस पूरी रिंग का नाम बेंजीन है। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं भाई, इस पूरी रिंग का नाम जो है ये बेंजीन है। अब बेंजीन रिंग तो हमें पता है, अब उसके बाद में बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो कि CH3 है, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए बेंजीन रिंग में हमें नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग कुछ ऐसे करनी होगी कि जहाँ सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे छोटे से छोटा नंबर मिले। तो नंबरिंग हम सब्स्टिट्यूएंट से ही शुरू करेंगे, 1 2 3, बाकी तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर दी। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट्स का सबसे पहले नाम लिखेंगे पोजीशन के साथ, तो 1 मिथाइल, और डायरेक्ट हम बेंजीन लिख सकते हैं, 1 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो आपको अब समझ में आया होगा, अगर इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिखना होता, ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता हमारे लिए। साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइन, ये सब लिखना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। 1 मिथाइल बेंजीन आसान है, आसानी से लिखा जा सकता है, छोटा नाम है। ओके, अब कुछ कंपाउंड की अब मैं बात करता हूँ। अभी तक हमने नॉर्मली क्या पढ़ा था, अभी तक हमने एल्केन्स एल्कीन की नोमेनक्लेचर ही पढ़ी है अभी तक हमने। तो देखिए, आगे जब हम और भी फंक्शनल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ क्या आएंगे, कुछ कॉमन नेम्स भी आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम्स का तो यूज़ होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, कॉमन नेम्स का भी यूज़ होता है। तो भाई अब से आपको कॉमन नेम में, कुछ कॉमन नेम तो ऐसे होते हैं कि जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है कैसे वो नाम आया है। ठीक है, मतलब वो नाम हो सकता है, उसका कॉमन नेम जो है किसी साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया हो, उनके नाम पे हो, या उनका कुछ यूज़ ऐसा हो, या उनकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो, वहाँ से उनका नाम लिखा जाता है। तो ऐसे नाम को तो हमें याद रखना पड़ता है। बट कई सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होंगे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे जहाँ पे कॉमन नेम्स की भी मतलब कॉमन नेम्स का भी एक तरीका होता है कॉमन नेम देने का। तो जहाँ तरीका होगा तो मैं आपको, जहाँ कोई मेथड होगा, ठीक है, कॉमन नेम बताने का, तो वहाँ मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगा। और जहाँ मेथड कोई तरीका नहीं है कॉमन नेम बताने का, तो वहाँ हमें याद ही रखना पड़ेगा, हमें रट्टा मारना होगा उसे। तो देखिए, जो ऊपर दिया गया कंपाउंड 1 मिथाइल बेंजीन है, इसका कॉमन नेम भी होता है, वो भी याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कॉमन नेम इसका होता है टोलुइन, कॉमन नेम होता है टोलुइन। तो ये जो कॉमन नेम है हमें ये याद रखना होगा भाई। चलिए, अब आगे बात करते हैं। जब बेंजीन रिंग पे अगर कोई भी ग्रुप लग जाता है तो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बेंजीन रिंग पे बाकी जो पोजीशंस होती हैं उनके कुछ नाम होते हैं। ठीक है, तो मैं जो अगला टॉपिक है वो लिख देता हूँ, डिफरेंट पोजीशंस एट बेंजीन रिंग विद रिस्पेक्ट टू ए ग्रुप। तो बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो उस पर कोई पोजीशन, किसी का कोई नाम नहीं होता है किसी पोजीशन का। बट नाम तभी होते हैं जब कम से कम एक ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, बेंजीन रिंग पे एक ग्रुप जो जुड़ा होता है उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी पोजीशंस के नाम देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए ग्रुप। तो देखिए ये कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दिया। ठीक है, बेंजीन रिंग में आपको 3 डबल बॉन्ड्स ना भी शो करके
आप एक रिंग से भी बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेंजीन रिंग में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये सारी की सारी जो डबल बॉन्ड्स होती हैं वो डीलोकलाइज्ड होती हैं, तो आप रिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मान लीजिए बेंजीन रिंग के ऊपर कोई जी ग्रुप लगा हुआ है, या ग्रुप ही लिख देता हूँ, ये कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बाकी पोजीशंस का क्या होता है, कुछ नाम होता है, ठीक है। और तो क्या क्या नाम होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ग्रुप के जहाँ भी जिस पोजीशन पे ग्रुप लगा होता है, उसका जो सबसे नियरेस्ट पोजीशन होती है उसका नाम क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन होता है। ऑर्थो पोजीशन जैसे हम ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर भी ऑर्थो है और दूसरी तरफ भी ऑर्थो है। ओके। और उसके बाद में जो उससे दूर होती है उसका नाम मेटा पोजीशन होता है। एंड दिस इज ऑल्सो द मेटा पोजीशन। और जो सबसे जो डिस्टेंट होती है, ठीक है, जो डिस्टेंट पोजीशन होती है उसका नाम क्या होता है भाई, उसका नाम होता है हमारा पैरा पोजीशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इन पोजीशंस का जो नाम है ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, इनका यूज़ कैसे किया जाएगा। जब भी कोई इन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या करते थे, हम नंबरिंग करते थे, ठीक है। नंबरिंग करके हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताते थे। बट कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, कॉमन नेमिंग में क्या होता है, हम अगर बेंजीन का कोई भी कंपाउंड हो उसकी कॉमन नेमिंग करनी हो, तो हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ऑर्थो मेटा या पैरा जो प्रीफिक्स होते हैं इन्हें यूज़ करके करते हैं भाई। चलिए अब इनकी भी बात ही कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये कंपाउंड है, अगर इसका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे तो हमें पता है इस पूरी रिंग का नाम तो बेंजीन होता है। इस पूरी रिंग का नाम क्या होता है, इस पूरी रिंग का नाम बेंजीन है। अब बाकी जो दो जुड़े हुए हैं इस पे क्या जुड़े हुए हैं, CH3 और Br, ये साइड ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो साइड ग्रुप्स के लिए ये साइड ग्रुप है और ये दोनों साइड ग्रुप्स हैं। तो साइड ग्रुप के लिए हमें इनकी पोजीशन बतानी होगी। पोजीशन के लिए क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कुछ ऐसे करनी होती है कि जिस कार्बन भी साइड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसे छोटे से छोटा नंबर मिले। तो दो तरीके से हो सकती है नंबरिंग, ब्रोमीन को 1 मिल जाए और मिथाइल को 2 मिल जाए। और दूसरी नंबरिंग हो सकती है, बट यही करेक्ट है, ये मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, यही नेमिंग करेक्ट होगी, सॉरी नंबरिंग करेक्ट होगी। बिकॉज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फिर हम देखते हैं अगर सेम नंबर मिल रहे हो तो ब्रोमो जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इससे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे फिर हम, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर इसका कॉमन नेम लिखना हो, ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, और कॉमन नेम में हम ऑर्थो मेटा और पैरा इन सब प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। मैंने आपको अभी पीछे ही एग्जांपल में बताया कि इस पूरे को जिससे मैंने हाईलाइट किया है, इस पूरे का नाम क्या होता है, ठीक है, हाईलाइट करने वाले का पूरे का नाम क्या होता है, जिसे मैंने हाईलाइट किया है इस पूरे का नाम होता है टोलुइन, ठीक है। और टोलुइन, ये पूरा टोलुइन है, तो मतलब बाकी जो ग्रुप बचा वो ब्रोमीन ही बचा। ब्रोमीन को हमें पोजीशन के साथ बताना होगा और बाकी सबका नाम हम टोलुइन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, CH3 ग्रुप की रेस्पेक्ट में जो ब्रोमीन है, ठीक है, जो CH3 ग्रुप की रेस्पेक्ट में, मिथाइल ग्रुप की रेस्पेक्ट में जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जा सकता है, इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में कभी भी ऑर्थो मेटा या पैरा ये सब प्रीफिक्सेस कभी भी यूज नहीं होते हैं। तो एक नोट ही लिख लेते हैं हम, नोट लिख लेते हैं। नोट ये है
प्रीफिक्सेस लाइक ऑर्थो, ऑर्थो का ओ यूज करते हैं हम, ठीक है। मेटा, एम, एंड पैरा, पी। आर नॉट यूज्ड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम कभी भी इनका यूज नहीं करते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। और कुछ बेंजीन के कंपाउंड्स जिनके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें करवा रहा हूँ। तो जैसे अगर कुछ ऐसा कंपाउंड हो, सॉरी मैंने गलत बना दिया कुछ, तो ये होगा भाई। देखिए, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, अगर ऐसा कंपाउंड है तो इसका अगर हमें क्या करना हो, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हो तो बहुत ही आसान है। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हमें पता है, इतने पोर्शन को बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इतने पोर्शन, हाईलाइटेड पोर्शन जो है ऐसे बेंजीन बोलते हैं। तो बाकी जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों क्या हैं, साइड ग्रुप हैं, ठीक है। साइड ग्रुप हैं, तो साइड ग्रुप को हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पोजीशन के साथ इन्हें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, दोनों मिथाइल हैं, ठीक है। 1 2 लिख दिया मैंने, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, डाईमिथाइल बेंजीन, ठीक है। और क्या होता है, इसका कॉमन नेम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी कभार हमारे एग्जाम में या किसी भी तरीके से किसी रिएक्शन में हमसे पूछ लिया जाएगा, तो कॉमन नेम्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं भाई। इसका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम क्या होता है कि बेंजीन रिंग पे कभी भी अगर दो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएं तो उसे जाइलिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम जाइलिन हो जाएगा। बट दिक्कत ये है कि अब दो मिथाइल ग्रुप तो बहुत सारे अरेंजमेंट में, मतलब बहुत सारे तरीके से जुड़ सकते हैं। हो सकता है जैसे नीचे देखिए, हो सकता है ऐसे जुड़ जाएं वो, या ये भी हो सकता है कि वो ऐसे जुड़ जाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप की हमें पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। एक तो हम फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए वो कहीं भी है, ठीक है। तो मैंने टॉप पे मान लिया एक मिथाइल ग्रुप को, दूसरे की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो जो टॉप पे मिथाइल है उसके रेस्पेक्ट में जो है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका नाम आ जाएगा ऑर्थोजाइलिन। कॉमन नेम इसका होगा ऑर्थोजाइलिन। ऐसे ही नीचे वालों के कॉमन नेम क्या होंगे, नीचे वालों के कॉमन नेम क्या होंगे, आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में क्या करें, आप खुद से लिख के देखें, ठीक। मैं तो बताऊंगा यहाँ पे, आप खुद से लिख के देखें और उसके बाद में रिप्ले करें और चेक करें कि आपने जो लिखा था और जो मैंने बताया क्या वो ही वैसा ही था कुछ। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई कंसेप्ट में गड़बड़ है, तो आप वो डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो इसका नाम हो जाएगा मेटाजाइलिन, और इसका नाम जो, इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा, ठीक है। IUPAC तो आप लिख ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैराजाइलिन। तो बहुत ही बढ़िया भाई। तो हम बेंजीन के जो कंपाउंड्स थे, ठीक है, उनकी नॉमेनक्लेचर भी हम सीख गए हैं। और कोई, ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन खुद एरोमेटिक कंपाउंड होती है। तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर बेंजीन रिंग होगी वो सारे ही एरोमेटिक होंगे। तो ये कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनका मैं नाम बताना चाहता हूँ आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन्हें यूज़ करेंगे। इनका IUPAC या कॉमन नेम एक ही होता है, ठीक है, यही होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका IUPAC और कॉमन नेम एक ही होता है। तो ये जो ऊपर मैंने कंपाउंड बनाया है जिसके अंदर दो बेंजीन रिंग्स क्या हो गई हैं, आपस में फ्यूज हो गई हैं, इसका नाम होता है नेप्थलीन, ठीक है। और अगर ऐसे ही तीन बेंजीन रिंग्स फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, अगर तीन बेंजीन रिंग फ्यूज होने का मतलब जुड़ जाती हैं, ठीक है, कुछ इस फैशन में जुड़ जाती हैं, तो इसका IUPAC या कॉमन, कुछ भी बोले आप, एक ही बात है इनके लिए।
तो ये हो जाएगा एंथ्रासीन, इसका नाम होगा एंथ्रासीन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, बेंजीन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर वगैरह आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो ये एल्कीन साइक्लो एल्कीन्स वाला पोर्शन खत्म हो गया भाई। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एल्काइंस के बारे में। ठीक है, एल्काइंस का नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। सो लिख लेते हैं हम अपना टॉपिक, लिखते हैं भाई। देखिए तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस आसान है, इजी है, सारा नोमेनक्लेचर ही आसान है, बट अगर हमें एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाए। ठीक है, नोमेनक्लेचर इजी है भाई। तो बहुत सारे बच्चों को नोमेनक्लेचर में दिक्कत आती है, तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो आपको आसान ही लगेगा। तो अगर डेफिनेशन की बात कर लें, एल्काइंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो तो हम सब लोग जानते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या जुड़े हों, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों, तो एल्काइंस कहलाए जाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एल्काइंस। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या दोज हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are joined together by, सभी कार्बन एटम्स नहीं भाई, उसके अंदर एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो में से कुछ होशियार बच्चे बोलेंगे कि सर देखिए कोई कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम इसे एल्केन बोले या एल्काइन बोले। एटलीस्ट अगर उसके अंदर एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है तो उसे एल्काइन ही बोला जाएगा, भले ही कितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा ही एल्कीन्स के लिए भी है, एटलीस्ट उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए, तो उसे एल्कीन ही बोला जाएगा। चलिए तो हम डेफिनेशन पे वापस आते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइन टुगेदर बाय कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लिख भी देता हूँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड are known as alkynes। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है डेफिनेशन, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। इनका इनका एक क्या होता है, इनका एक जनरल फार्मूला होता है। एल्काइंस का जनरल फार्मूला जैसे एल्कीन का होता है, एल्कीन्स का होता था, साइक्लो एल्कीन्स का होता था, ऐसे ही एल्काइंस का भी होगा जनरल फार्मूला। तो जिन्हें पता है भाई वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखें और बाद में वीडियो को फिर रिप्ले करके देखेंगे, जो उन्होंने बताया है क्या वही है। अपने आप को क्रॉस चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज आपको कभी भी आप जज ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो चीज़ आपको आती है वो सही भी है या गलत है। ओके, तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ओके, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। और उसके बाद में इनका लोएस्ट मेंबर की अगर बात करें हम, सबसे छोटा मेंबर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर हमें चाहिए तो उसके लिए कम से कम दो कार्बन तो चाहिए ही हमें, जिसका जो लोएस्ट मेंबर होगा वो ये हो जाएगा भाई। ओके, तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है, इनका सफिक्स क्या होता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। सफिक्स, एल्काइंस का सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो आइन होता है। ओके, सफिक्स आइन होता है भाई। तो एल्काइंस के केस में हम हमेशा आइन यूज करेंगे। अब नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं, नॉमेनक्लेचर सभी कुछ वैसा ही है जैसा कि हमने एल्केन्स के केस में पढ़ा था या एल्कीन के केस में पढ़ा था। ठीक है, तो सारे रूल्स वैसे ही हैं, बट कुछ चेंजेस होंगे, चेंजेस होंगे। वो क्या है, तो एक तो रूल जो मैंने एल्कीन्स में भी बताया था, बट फिर भी आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए तो इसीलिए मैं दोबारा भी बता देता हूँ। तो अलग से क्या रूल्स हैं एल्काइंस के, एक तो ये रूल है कि आपको पेरेंट चेन वही सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं, डेट
chain is selected as, that chain is selected as parent chain which contains कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। उसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आना बहुत ही जरूरी है, भले ही वो लंबी चेन हो या ना हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको कि पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन होती है, बट जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या आगे भी जो फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे, अगर वो आ जाएं तो उस चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आना बहुत ज़रूरी है, चाहे कि हालांकि उसके चाहे वो लंबी हो चाहे ना हो, लॉन्गेस्ट चेन हो चाहे ना हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे कि कुछ ऐसा है। यहाँ तो जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो तो ऐसे एग्जांपल मिलेगा जिसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आई जाएगी, या मैं दो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, लेट्स सपोज कि दो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ इस एग्जांपल को, देखिए। तो हमें पेरेंट चेन, जैसे अगर ऐसा एग्जांपल आ गया तो यहाँ तो एक ही पेरेंट चेन दिख रही है वैसे, बट अगर अगर वहाँ कहीं भी दो पॉसिबिलिटीज़ हों, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ हों, तो हमें पेरेंट चेन वही सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हो। ठीक है, कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। चलिए और बात करते हैं, अब इनके नॉमनक्लेचर की बात कर लेते हैं भाई। जैसे ये देखिए, नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे इनका, सबसे पहले लोएस्ट मेंबर जो हमने देखा था उसकी बात कर लेते हैं हम। दिस इज द लोएस्ट मेंबर। तो लोएस्ट मेंबर में सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो पेरेंट चेन हमें साफ ही दिख रही है, दो कार्बन की पेरेंट चेन है। उसके बाद में हमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कुछ ऐसे करेंगे कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो एटम्स होते हैं उन्हें छोटे से छोटा नंबर मिले, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1 और 2। और उसके बाद में IUPAC नॉमेनक्लेचर हम जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले साइड ग्रुप्स का नाम लिखा जाता है विद देयर पोजीशन। यहाँ कोई साइड ग्रुप नहीं है तो डायरेक्ट हम पेरेंट चेन पे आ जाएंगे। पेरेंट चेन के दो कार्बन है तो एथ। उसके बाद में क्या है, हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए हम ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स का क्या बताते हैं भाई, नंबर बताते हैं। यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम को 1 भी मिला है, 2 मिला है, बट हम छोटा लीस्ट नंबर यूज करेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे हम, एथ 1 आइन। ओके, या IUPAC नॉमेनक्लेचर में कभी भी हम 1 को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आप 1 को ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एथाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी किसी चीज़ की कभी भी कोई पोजीशन नहीं बता रखी है तो उसका मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो कहाँ लगा हुआ है, वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या क्या भी कुछ भी हो, ठीक है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो, अगर उसकी पोजीशन नहीं बता रखी है तो इसका मतलब यह है कि वो किस पोजीशन पे लगा हुआ है, वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। ये हमें खुद से कंसिडर कर लेना है। चलिए भाई और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इसके। मान लीजिए कि अगर दो ट्रिपल बॉन्ड्स आ गई किसी कंपाउंड के अंदर, दो ट्रिपल बॉन्ड्स आ गई, और यहाँ पे हमने इसे ही पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है बिकॉज यही एक चेन हमें दिख रही है। उसके बाद में हम नंबरिंग करेंगे, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई भाई। अब उसके बाद में हमें इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमें साइड ग्रुप्स वगैरह को लिखना होता था, साइड ग्रुप है नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्ट पेरेंट चेन पे चलेंगे। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे तो 4 हैं, तो ब्यूट। अब उसके बाद में हमें क्या बताना है भाई,
हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 हैं, तो दोनों के दो दो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। हमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम लीस्ट वाले का नंबर लेना है। तो एक तो 1 आ जाएगा और दूसरा 3 आ जाएगा, और इसे लिखेंगे हम डाई आइन। ओके, तो इसका नाम कुछ ऐसे लिखा जाएगा भाई। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो ऊपर जो मैंने इथाइन लिखवाया था, इसका एक कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम भी होता है, ठीक है। कॉमन नेम इम्पोर्टेंट है भाई हमारे लिए, ठीक है। तो इन्हें याद करके रखना है। RML है ये, ठीक है, रट्टा मार लेना है हमें ही। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाइलीन। एसिटाइलीन, ठीक है। शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। यही एसिटाइलीन या जो इथाइन गैस होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए, ठीक है। तो शायद आप लोगों को पता है नहीं पता है। तो जो फ्रूट्स को पकाया जाता है, ठीक है, जब तोड़ के उन्हें कच्चा तोड़ा जाता है और उसके बाद में क्या किया जाता है, एसिटाइलिन गैस के एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों बाद क्या ज़्यादा हो जाते हैं, वो पक जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग बोलूँगा, ठीक है। जो जो पेड़ पे ही फल पकते हैं उनके लिए नहीं है भाई, ठीक है। वो तो उनका अलग मैकेनिज्म है। बट आर्टिफिशियली अगर हम तोड़ के कच्चे कच्चे फ्रूट्स को तोड़ें और उन्हें बाद में पकाएं, तो उन्हें इस गैस के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है और फिर वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। चलिए भाई, हमें ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और केस ले लेता हूँ। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हो, ठीक है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हो, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें याद रखोगे कि डबल बॉन्ड को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड से। तो हम लिख लेते हैं भाई। इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड is present is present in a compound, then double bond gets the double bond gets more priority over ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। इस चीज़ को आप याद रखोगे भाई। ये RML केस हो गया एक, ठीक है, याद रखने वाला, ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि प्रायोरिटी ज़्यादा है तो मैं लिख भी देता हूँ इधर। अगर प्रायोरिटी की बात करें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। अब एक एग्जांपल भी दे देता हूँ जिससे आप समझ जाए प्रायोरिटी ज़्यादा होने से मतलब क्या है भाई। तो जैसे कोई भी एक कंपाउंड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, सॉरी, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट चेन तो वही सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा हो और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। तो नंबरिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक तो ऐसे 1 2 3 4, और दूसरे तरीके से ट्रिपल बॉन्ड से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नंबरिंग में क्या हो रहा है। अगर डबल बॉन्ड की बात करें, ठीक है, ऊपर वाली नंबरिंग की बात करें, ठीक है, जो रेड कलर से कर रखी है मैंने, तो रेड कलर में डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और अगर ग्रीन की बात करें, तो ग्रीन में क्या हो रहा है भाई, ग्रीन में डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 3 मिल रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमें पता है क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, हमें पता है प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, तो नंबरिंग में भी डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो नीचे वाला फिर क्या हो गया, नीचे वाला गलत हो गया। तो ऊपर वाली जो नंबरिंग है, जो रेड से की गई नंबरिंग है, वो
करेक्ट है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? IUPAC नोमेनक्लेचर। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं तो ब्यूट। और उसके बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले बताएंगे हम, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकली हमें चलना है, ठीक है। इन और आइन में से, इन और आइन में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ठीक है। इन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो भैया पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे नंबरिंग के साथ, ब्यूट 1 इन। अब यहाँ पे याद रखेंगे एक चीज़ की, इन को जब हम एंडिंग में लिखते थे, ठीक है, जब किसी भी कंपाउंड के एंड में लिखते तो हम पूरा ENE लिखते थे। पर अगर उसे कभी भी बीच में लिखा जाएगा, ठीक है, चाहे इन हो चाहे एन हो, ठीक है, चाहे आइन हो, अगर उसे कभी भी बीच में लिखा जाएगा तो उनका एंड में जो ई होता है उसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है भाई आपने। और उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3 है और तो 3 आए, तो ये हमने इसका नाम लिख दिया। तो ये एल्कीन्स की कहानी हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं भाई साइक्लो एल्काइंस की। साइक्लो एल्काइंस की बात कर लेते हैं हम। तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है यहाँ पे नाम लिखना। बिकॉज यहाँ पे जो भी रिंग को ही सेलेक्ट किया जाएगा पेरेंट चेन, बिकॉज रिंग के अंदर ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी। उसके बाद में हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग होगी। उसके बाद में अब हम नाम लिखेंगे इसका। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा? IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, 6 हैं। सबसे पहले साइक्लो, बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड है, उसके बाद में 6 कार्बन एटम है तो हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 एंड देन आइन। तो ये इसका नाम हो गया भाई। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा भाई। ओके, देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो होती है ये पॉसिबल है नहीं है वैसे रिंग स्ट्रक्चर में, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा। आपको पता है अगर हम ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की, ठीक है, अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है कोई सा भी, मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो अगर आप ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है भाई। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन SP आएगा। SP हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है, वो बॉन्ड एंगल कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओ, तो अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो बेटा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी है भाई, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन SP है। और SP के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो कितना चाहिए, रिक्वायर्ड जो बॉन्ड एंगल है रिक्वायर्ड होना कितना चाहिए था, वो 180 डिग्री होना चाहिए। बट एक्चुअल में यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, एक्चुअल में यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, वो केवल 120 डिग्री ही है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड जो होती हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कम ही मिलती हैं हमें। ओके, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, एक और यहाँ पे मैं एग्जांपल देने जाता हूँ। आप ट्रिपल बॉन्ड की बात कर ही रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो देखिए एक ऐसा कंपाउंड होता है, ये बना दिया मैंने, इसका नाम होता है बेंजाइन। ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स बात है, थोड़ा नॉमेनक्लेचर से हटके इसका नाम बेंजाइन है, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आ गया। अगर कोई आपसे अगर पूछेगा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, और ये नीचे वाले कार्बन का, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स का अगर आपसे कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप क्या बताओगे भाई? मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग क्या बताओगे, आप SP बताओगे और इसमें भी SP बताओगे। बट ऐसा होता नहीं है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज द RML केस, RML केस है ये। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बेंजाइन के अंदर जो क्या होते हैं, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं, वो SP ना होके SP2 होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया था
उससे भी इसका आंसर sp आएगा, बट आपको ये याद रखना है कि बेंजाइन के अंदर वो कार्बन क्या होते हैं, sp2 होते हैं। ठीक है, बेंजाइन एक बड़ा ही अनस्टेबल कंपाउंड है, बल्कि अनस्टेबल कंपाउंड क्या बोलिए, ये कभी बनता ही नहीं है, कि इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्शन के दौरान कभी ये बनता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं हम, शायद ट्रिपल बॉन्ड की कहानी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एल्केन, एल्काइंस और, ठीक है, एल्कीन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब आगे बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक हम डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में। सैचुरेटेड तो आपको पता ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कौन से होते हैं, एल्कीन होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए भाई, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट अगर लिखना चाहें हम सैचुरेटेड कंपाउंड में, तो वो होता है डू नॉट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स। तो इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, बहुत ही बढ़िया, नहीं होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। अनसैचुरेटेड की अगर बात करें, तो इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ये नहीं देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, और अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन देते हैं। बहुत ही बढ़िया है। और यही जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ही क्या हो जाता है, इनका डिस्टिंग्विश करने का एक आसान तरीका बना देता है इन्हें। ठीक है, इसी रिएक्शन की हेल्प से हम एडिशन रिएक्शन देना या ना देने की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टेस्ट होते हैं सैचुरेशन अनसैचुरेशन पता लगाने के लिए। और थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या होता है भाई, थर्ड होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, कंबशन पे क्या देते हैं, एक क्लीन फ्लेम देते हैं। ठीक है, क्लीन फ्लेम देते हैं, क्लीन ब्लू फ्लेम। बट जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर उन्हें हम जलाएंगे, ठीक है, उनका कंबशन करेंगे, तो वो हमेशा हमें कैसी फ्लेम देंगे, सूटी फ्लेम देंगे, सूटी यानी कि ब्लैकिश फ्लेम। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं, ऑन कंबशन गिव्स clean blue flame. Okay, and the third thing, सॉरी, इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा, ऑन कंबशन गिव्स सूटी ब्लैक फ्लेम। तो फ्लेमेबिलिटी टेस्ट से भी हम क्या बता सकते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं या नहीं है, और इसके अंदर हाँ सॉरी है या नहीं है, हम ये फ्लेमेबिलिटी टेस्ट से भी बता सकते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो इसीलिए और भी कई सारे टेस्ट होते हैं अनसैचुरेशन पता लगाने के। तो देखिए, तो ये अब इसमें थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये क्लीन ब्लू फ्लेम क्यों देते हैं सैचुरेटेड, और ये सूटी ब्लैक फ्लेम क्यों देते हैं। तो देखिए, सूटी ब्लैक फ्लेम कब आप मिलेगी हमें, सूटी ब्लैक फ्लेम हमें तभी मिलेगी जब कभी क्या हो रहा हो, कार्बन का कंबशन ना हो रहा हो। ठीक है, सूटी ब्लैक फ्लेम हमें तभी मिलती है जब कार्बन का कंप्लीट कंबशन ना हो रहा हो, यानी कि कुछ कार्बन बच जाएगा, और कार्बन ही होता है जिसकी वजह से फ्लेम क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। बहुत ही बढ़िया।
अब इसमें इनकम्प्लीट क्यों होता है और इसमें कंप्लीट क्यों हो जाता है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ भाई। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कार्बन वाला क्या ले लेते हैं, 2 कार्बन वाला एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं और दूसरा अनसैचुरेटेड ले लेते हैं। तो 2 कार्बन वाला एक सैचुरेटेड हो गया और एक अनसैचुरेटेड ले लेते हैं, मान लीजिए ट्रिपली बॉन्डेड ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब इन दोनों को गौर से देखिए, तो इसमें आपको पता लग रहा होगा कि सैचुरेटेड में अगर कार्बन का कंटेंट निकालने जाएं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ द कार्बन कंटेंट, अगर कार्बन कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर जो होगा वो कार्बन कंटेंट, बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और इस दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है और 2 ही क्या है, 2 ही कार्बन है, तो यहाँ परसेंटेज कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है भाई। और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो जहाँ कार्बन कंटेंट कम है तो वहाँ तो भाई जाहिर सी बात है कि सारा का सारा कार्बन क्या हो जाएगा, उसका कंबशन हो जाएगा। बट जहाँ कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ कार्बन क्या हो जाए, बच जाए, और जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, सूटी ब्लैक फ्लेम मिलती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, सैचुरेटेड क्लीन ब्लू फ्लेम क्यों देते हैं और अनसैचुरेटेड सूटी ब्लैक फ्लेम क्यों देते हैं। चलिए, तो ये साइक्लो सॉरी एल्काइंस की कहानी ख़त्म। एल्काइंस की कहानी तो हम पहले ही ख़त्म कर चुके थे, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी ख़त्म। बट कुछ पोर्शन इसमें रह गया है, वो ये है, अब हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स है या नहीं है। और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन के टेस्ट, यानी कि कैसे पता लगाएं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो उसके लिए पहला जो टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट, द फर्स्ट इज बेयर रीजेंट टेस्ट, इसे बोलते हैं बेयर्स रीजेंट टेस्ट। तो बहुत आसान है ये। बेयर रीजेंट टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेयर रीजेंट क्या होता है। बेयर्स रीजेंट क्या होता है, तो बेयर रीजेंट होता है भाई 1% अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, 1% काफ़ी डाइल्यूट हो गया, ठीक है, और बेसिक मीडियम में क्या हो, अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रीजेंट बोलते हैं। ओके, और 1% मतलब काफ़ी डाइल्यूट, ठीक है, काफ़ी डाइल्यूट है, मच डाइल्यूटेड। तो आप में से कई लोगों ने क्या किया होगा, केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, तो कभी कभार स्कूल की लेबोरेटरी में भी गए होंगे, तो आपको KMnO4 का कलर जरूर पता होगा। बहुत सारी टाइट्रेशंस आपने की होंगी KMnO4 के साथ, तो आपको उसका कलर पता होगा भाई। तो आप लोगों को जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बाद में चेक करिए जो आपने बताया वही है क्या। तो देखो भाई, तो जो जो असल में ही गए हैं, ठीक है, गए तो सारे ही होंगे, या जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो उन्हें एक वो टाइट्रेशन ट्यूब जो होती है हमारी ब्यूरेट, ठीक है, ब्यूरेट में आपको पता होगा, ब्यूरेट के अंदर एक वो वायलेट कलर का, ठीक है, वायलेट कलर का एक लिक्विड सा रहता था, उससे हम टाइट्रेट करते थे, तो वो KMnO4 ही होता है भाई। ठीक है, वायलेट कलर का होता है, KMnO4 इज वायलेट कलर। बट क्या होता है कि अगर इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाता है, लाइट पिंक कलर का होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लाइट पिंक हो जाएगा, डाइल्यूट कर देंगे तो लाइट पिंक हो जाएगा। तो डाइल्यूशन पे यही वॉयलेट कलर जो होता है, KMnO4 हमारा जो सॉल्यूशन है काफ़ी डाइल्यूटेड है, तो वो क्या होगा, वो पिंक कलर का हमें दिखेगा। अब बात ये है कि हम टेस्ट कैसे कर पाते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ बेयर रीजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन देता है,
ठीक है। तो डाइल्यूट KMnO4 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, और जो हमारा डाइल्यूट KMnO4 यहाँ जो बेयर रीजेंट था वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट जो मिलते हैं हमें, दोनों कार्बन पे दो OH जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट होता है। बट अब यहाँ पे अब अनसैचुरेशन का पता कैसे लगेगा, बताइए। जो हमारा डाइल्यूट KMnO4 था वो क्या था, वो क्या था, पिंक कलर का था। बट जैसे ही अगर वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा तो ये पिंक कलर क्या हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हो गई तो वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो आपको इसी बात को ही ध्यान देना है भैया आपको। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स pink color of the bare region disappears। पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, वो कलरलेस बन जाता है। बिकॉज कलर किसकी वजह से था, बेयर रीजन की वजह से था, वो तो रिएक्शन में कंज्यूम हो गया। बहुत ही बढ़िया भाई। मैं थोड़ा आपको इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको क्या करना है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में एक्सेस में जो जिस भी हाइड्रोकार्बन का हमें टेस्ट करना है, ठीक है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है, जिसका भी टेस्ट करना है हमें, पहले उसे एक्सेस में लेते हैं हमेशा, और बेयर रीजन को ड्रॉप एक ड्रॉप ही डालते हैं हम। ठीक, अगर हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, जैसे ही ड्रॉप डालते हैं हम, उस ड्रॉप का कलर पहले डालने से पहले क्या होता है, वो पिंक कलर होता है बेयर एजेंट का, और जैसे ही हम डालते हैं, अगर वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें डाला है, तो उसके साथ रिएक्शन हो जाती है, बेयर एजेंट कंज्यूम हो जाता है, और पिंक कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अगर हमने उल्टा कर दिया कि बेयर एजेंट को ही एक्सेस में ले लिया, ठीक है, और जो भी हाइड्रोकार्बन है जिसे हमें टेस्ट करना है उसे कम क्वांटिटी में ले लेंगे, तो मान लीजिए अगर वो अनसैचुरेटेड हुआ भी तो रिएक्शन हो जाएगी, बट कलर फिर भी डिसअपियर नहीं होगा, बिकॉज हमने जो बेयर रीजेंट ले रखा है वो एक्सेस में ले रखा है, ठीक है, उसका कलर तो फिर भी रह जाएगा। तो वो एक अच्छा टेस्ट नहीं होगा। तो जब भी टेस्ट करते हैं बेयर रीजेंट को क्या लेते हैं, ठीक है, लेस अमाउंट में लेते हैं, बेयर रीजेंट को क्या लेंगे, लेस अमाउंट में लेंगे, और जो हमारा जो भी हाइड्रोकार्बन है जिसका हमें टेस्ट करना है उसे लार्ज अमाउंट में लेंगे, ठीक है। लार्ज अमाउंट बोलिए या एक्सेस बोलिए, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। चलिए भाई, अगर यहाँ पे क्या होता, सैचुरेटेड कार्बन होता है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता, सैचुरेटेड के साथ अगर बेयर एजेंट की रिएक्शन हम करवाते 1% अल्कलाइन KMnO4, अगर उसकी रिएक्शन हम करवाते अगर यहाँ पे हम, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो मतलब बेयर एजेंट क्या होगा, कंज्यूम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पिंक कलर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो डिसअपियर नहीं होगा इस बार। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे भाई, इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, the pink color of KMnO4 रेजिस्ट, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब ये तो एक हमारा अनसैचुरेशन का टेस्ट हो गया, उम्मीद आपको समझ में भी आ गया होगा। अब दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा टेस्ट कौन सा होता है अनसैचुरेशन का, वो भी एडिशन रिएक्शन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो उसका नाम होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बड़ा ही आसान टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो जब भी कभी ब्रोमीन वैसे तो लिक्विड ही होता है, अगर उसे पानी में घोला जाए तो वो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है भाई, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर जो होता है, ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है
ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है ब्रोमीन प्लस वाटर। और ये कैसा होता है भाई, ये कैसा होता है, ब्राउन इन कलर होता है। और ब्राउन इन कलर होता है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे की कहानी क्या है कि अगर हम कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, और अगर इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ करवा देते हैं, ब्रोमीन वाटर को Br2 एक्वस भी लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन अगर हो जाएगी तो ये जो ब्रोमीन वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन वाटर का कलर क्या था, ब्राउन कलर था, तो ब्रोमीन वाटर की वजह से ही वो ब्राउन कलर था। बट अगर रिएक्शन होगी, ब्रोमीन वाटर कंज्यूम हो गया, तो वो ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के केस में क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के केस में क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर्स। ओके, अब आगे बात करते हैं। अगर सैचुरेटेड कार्बन हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स ना ही प्रेजेंट होंगी, तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अगर इसके साथ Br2 एक्वस का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ब्राउन कलर, जो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर था, वो डिसअपियर नहीं होगा। तो ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर रेजिस्ट। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टेस्ट समझ में आ गए होंगे अनसैचुरेशन के। ठीक है, अनसैचुरेशन के दोनों टेस्ट समझ में आ गए होंगे। दोनों ही एडिशन रिएक्शन पे बेस्ड है। सैचुरेटेड सैचुरेटेड जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, और अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रोमीन वाटर को हमेशा लेस अमाउंट में लेना है। ओके, और जो हमारा जिस भी हाइड्रोकार्बन को हमें टेस्ट करना है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसे हमेशा एक्सिस में लेना है। ओके, तो चलिए भाई, अभी हमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी पढ़ लिया। अब हम बात किसके बारे में करेंगे, अब हम फंक्शनल ग्रुप पे आ जाएंगे और उनका नॉमनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक फंक्शनल ग्रुप का नॉमनक्लेचर हम पढ़ेंगे, सभी का नॉमनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे उनकी बात भी करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, और व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप, उसे फंक्शनल ग्रुप बोलते भी क्यों हैं। तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में वो ग्रुप होता है जो उस कंपाउंड की सभी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। जैसे कि उसका रिएक्शन एसिड के साथ, उसका रिएक्शन बेस के साथ, ठीक है, और उसका रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करता है। अब कोई भी दो कंपाउंड्स हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उसमें उसमें अगर दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, दो अलग अलग कंपाउंड्स में अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या होगा कि वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम ही होंगी। ठीक है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो लिख लेते हैं, that group present in an organic compound present in an organic compound which define all its chemical properties.
फॉर एग्जांपल कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब केमिकल रिएक्शन से ही होता है। तो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिएक्शन विद एसिड, कॉमा बेस, कॉमा वाटर और एयर और मैनी थिंग्स, ठीक है, ऐसे मेटल्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है फंक्शनल ग्रुप, उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, ठीक है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, कोई दो अलग अलग कंपाउंड में अगर सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो एक ही सेम तरीके से वो रिएक्शन करेंगे। और अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए भाई, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, हमारा लेक्चर यहीं तक था। अब जो आगे की कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे एक या दो लेक्चर में सारे ही फंक्शनल ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जैसे कि इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे। उसके बाद में उनका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, जो भी चीज़ें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम अगली क्लास में।